गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। माय नेम इज़ ईशांत और जैसा कि आप सभी को पता है हम क्लास 8 की ह्यूमैनिटीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी है, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब क्या है कि जो ट्रेड करने के पर्पज़ से इंडिया में आए एंड देन लेटर उन्होंने क्या किया, अपनी टेरिटरी को मार्क कर लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो मेजर कुछ ईयर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1600 एक ईयर है, देन 1608 है, देन 1707 है। ठीक है, ये मेजर ईयर है। 1600 के अंदर क्या होता है, फर्स्ट एक चार्टर यानी कि अ काइंड ऑफ लेटर, परमिशन लेटर, जो कि इंग्लैंड की रानी जो होती हैं एलिजाबेथ, वो साइन कर देती हैं। एलिजाबेथ जो है वो साइन कर लेती हैं और ये साइन करके किसको दिया जाता है, EIC को। EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस चार्टर का ये मतलब था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उनको एलिजाबेथ जो क्वीन है उनके थ्रू ये परमिशन मिल चुकी है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी कंट्री के अंदर जाके अपने ट्रेड के पर्पसेस को पूरा कर सकेगी। तो 1600 के अंदर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपना जो ट्रेड का परमिशन लेटर है वो आ जाता है। देन 1608 के अंदर मेजरली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया की टेरिटरी को इन्वेड करने के हिसाब से, या फिर फर्स्ट जो उनका टाइम था जिसमें वो ट्रेड करने के हिसाब से इंट्रोड्यूस हुए थे, एंटर करते हैं इंडिया के अंदर। 1707 जो है वो दिल्ली के रिलेटेड एक टाइम पीरियड है, जिसमें दिल्ली जो है वो एज अ कैपिटल सर्व कर रही है। कौन रूल कर रहा था यहाँ पे, मुगल्स रूल कर रहे थे। ठीक है, और लास्ट मुगल रूलर कौन थे, औरंगजेब। ठीक है, कौन थे, औरंगजेब। लेकिन 1707 जो ईयर है वो ऐसा ईयर था जिस ईयर में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ हो जाती है यानी कि एक कैपिटल को चलाने वाला जो किंग है वो अब नहीं है, और जब किंग ही नहीं होगा तो जो भी रीजनल किंगडम्स हैं, जो भी सूबेदार लोग हैं या किंग के बाद जो थोड़े से पावरफुल लोग हैं, वो अपने रीजनल किंगडम्स को मार्क करना चालू कर देंगे। रीजनल किंगडम्स यानी कि छोटे छोटे ऐसे एरियाज जिनके ऊपर वो लोग रूल करेंगे जो अब तक किसी किंग के अंडर में काम करते थे, और जो किंग है वो एज अ कैपिटल पूरी लीड कर रहा था दिल्ली को। और जब 1707 का ईयर आता है और औरंगजेब की डेथ होती है, तो फिर जो दिल्ली है वो एज अ कैपिटल, एज अ पॉलिटिकल पावर और एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर लेती है। तो आज का चैप्टर जो है वो इसी से रिलेटेड है कि 1707 के बाद जब लास्ट मुगल रूलर जो थे औरंगजेब, जिनकी डेथ होती है, उसके बाद किस तरीके से इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे 1707 जो ईयर था उसके अंदर औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो मुगल पावर है इंडिया के अंदर वो थोड़ी सी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मुगल्स तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब कौन थे, लास्ट मुगल एम्परर थे, जो कि अब तक दिल्ली के ऊपर रूल कर रहे थे। और दिल्ली के ऊपर रूल करने का मतलब है कि एक अच्छी टेरिटरी को उन्होंने मार्क कर रखा था इंडिया के अंदर। ठीक है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया था, और औरंगजेब जो था उसी की वजह से जो मराठास जो थे वो साउथ से ऊपर की तरफ अब तक नहीं आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऊपर नॉर्थ की तरफ मराठास आएंगे तो वहाँ पे मुगल पावर है और साउथ के अंदर जो है वो मराठा पावर है। लेकिन इन्हीं सब के चलते अब जो ईयर्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले थे जिसमें एक और जो पावरफुल फैक्टर है वो इंट्रोड्यूस होता है, और वो थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, कौन इंक्लूड होता है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, सूबेदार और जमींदार औरंगजेब की डेथ के बाद क्या करते हैं, अपने रीजनल किंगडम्स को मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक एक कैपिटल को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किंग, और जब किंग ही नहीं है किसी कैपिटल के ऊपर
तो फिर जो सूबेदार हैं या जो भी आपके ज़मींदार हैं जो कि किंग के बाद एक पावरफुल फैक्टर के तौर पे सामने आते हैं, वो अपने रीजनल किंगडम्स को ग्रो करना चालू कर देते हैं फॉर देयर ऑन पर्पसेस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दिल्ली स्टॉप बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटर। अब जो था यहाँ पे मुगल पूरी तरीके से हट चुके हैं, रीजनल किंगडम्स के अंदर दिल्ली जो है वो बढ़ चुका है, तो इसी वजह से जो पॉलिटिकल सेंटर था दिल्ली, वो अपनी पावर्स को थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ ले जाता है, और साथ ही जो दिल्ली है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी या स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटर के तौर पे जो काम कर रहा था वो अब शायद बंद हो गया। बाय मिड 1700 द ब्रिटिश इमर्ज एज अ न्यू राइजिंग पावर। ठीक है, 1700 का जो ईयर होता है उस टाइम पे क्या होता है कि अब जो मुगल्स हैं वो नहीं है नॉर्थ के अंदर, और उसी के साथ में 1700 के ईयर के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाती है। ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ एक पर्पस की वजह से आए थे, वो था ट्रेडिंग पर्पस, उनको यहाँ से व्यापार करना था। लेकिन चीज़ें जो हैं वो आगे चल के कुछ चेंजेस होती हैं, बैटल ऑफ प्लासी हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है, बंगाल के नवाब इंट्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं सब के चलते वो किस तरीके से ट्रेड करने आए एंड देन उन्होंने एक पूरी टेरिटरी को मार्क कर लिया। यही आज के चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया से अपने ट्रेड को स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर ट्रेडिंग का जो काम था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं कर रहे थे, पोर्टुगीज लोग भी कर रहे थे, डच भी कर रहे थे और फ्रेंच भी कर रहे थे। जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स का एम था कि हमको इंडिया के अंदर आना है, यानी कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आना है, देन इंडिया के अंदर जो भी स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर और एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर मिल रहा है, उसको इंपोर्ट करके यूरोप के अंदर ले जाना है, देन यहाँ से फिर इसको सेल करके बहुत सारा हाई प्रॉफिट जो है वो कमाना ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे एम था। लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स का नहीं था, यहाँ पे पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच लोग भी जो थे उनका भी सेम एम था कि वो इंडिया के अंदर आएंगे, इन्वेड करेंगे, ट्रेडिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, और बहुत कम चीज़ों में कम प्राइस के अंदर चीज़ों को खरीदेंगे और अपनी कंट्री के अंदर उसको एक्सपोर्ट करके हाई प्राइस के अंदर सेल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैप है, मैप के अंदर एक रूट है, लाइक यूरोप है, यूरोप जो है वहाँ से अगर आपको एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ वे है, क्योंकि यहाँ पे हैं यूराल माउंटेन्स। ठीक है, यूराल माउंटेन्स, और यूराल माउंटेन्स को क्रॉस करना बहुत इजी टास्क नहीं हो सकता था किसी के लिए भी। तो एक ईयर आता है 1498। 1498 का जो ईयर था उस टाइम पे एक पोर्टुगीज आदमी है वास्को डी गामा, जिन्होंने इंडिया को सर्च किया, और सर्च करने का मतलब उन्होंने एक रूट निकाला जिससे वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की तरफ आए, देन इंडियन ओशन को क्रॉस करके इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में या इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में। ये रूट पूरा जो था वो वास्को डी गामा ने सर्च किया था 1498 ईयर के टाइम पे। तो जब यूरोपियंस थे या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC, या जो ब्रिटिशर्स थे, उनको जब इंडिया आना है तो उनके लिए इस रूट से कहीं ज़्यादा ये वाला रूट जो था वो अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस थे वो इस रूट से, और इजीली इस रूट को फॉलो अप करके वो इंडिया के वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट पे आ सकते थे अपने ट्रेडिंग पर्पस को पूरा करने के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस को पूरा करने के लिए जब ब्रिटिशर्स जो हैं इस रूट को फॉलो करके इंडिया में आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे आए, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना ईस्ट से अपना जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसको चालू करती है। कैसे? कंपनी जो है उनको 1600 के अंदर, जैसा कि अभी हमने समझा, एक अच्छे राइट्स मिल गए थे, किसके थ्रू, किंग क्वीन के थ्रू, जिससे अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे सेटअप करेंगे, देन अपने ट्रेड के पर्पसेस को पूरा करेंगे। ठीक है, उनका एम क्या था? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि उनका एम क्या था? तो उनका एम था इंडिया से चीज़ों को चीप प्राइस में खरीदना है और यूरोप के अंदर उनको हाई प्राइस के अंदर सेल कर देना है। ठीक है, अभी हमने समझा कि सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो कौन कौन और लोग थे? पोर्टुगीज थे, डच थे और फ्रेंच लोग थे, जिन्होंने इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए एंट्री ली थी किसी टाइम पे,
और फिर ये सारे जो लोग हैं वो मिलकर इंडिया से ट्रेड कर रहे थे एज अपनी अलग अलग कंपनीज के थ्रू। ऑल वांटेड इंडिया कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। सभी को क्या चाहिए था, इंडिया के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी का कॉटन मिल रहा है, जो सिल्क मिल रहा है, या फिर जो स्पाइसेस मिल रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी के भी हैं और लार्ज क्वांटिटी में भी हैं। तो सभी को यही चीज़ें चाहिए थी कि वो यहाँ से इन सभी को कम प्राइस के अंदर खरीदेंगे और फिर अपनी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करके उनको सेल कर देंगे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट होगा और फिर वो अपने ट्रेड को एक अच्छी जो उनकी डिमांड से उनको पूरा कर सकते हैं। हैवी कंपटीशन रिड्यूस प्रॉफिट्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, और वही कॉन्फ्लिक्ट्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में जब आप आते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के अंदर एक स्टेट है गोवा, ठीक है, जहाँ पे रूल कर रहे थे पोर्टुगीज, ठीक है। अब जब पोर्टुगीज रूल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डच भी रूल कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्रेंच लोग भी रूल कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी अपना ट्रेड जमाना था। इसी वजह से क्या होता है कि जब ये सारे लोग इंडिया की एक ही बाउंड्रीज के अंदर और एक ही जगह पे, मेजरली जो साउथ पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो लॉस होते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंपनी अगर ट्रेड कर रही है तो प्रॉफिट कमा रही, क्योंकि अभी उसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। लेकिन पोर्टुगीज का कॉम्पिटिटर डच, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉम्पिटिटर पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच हो गए। तो इन्हीं सब के चलते जो उनका ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा था वो कहीं ना कहीं लॉस पे जा रहा था। कंपनीज फॉट बाय सिंकिंग शिप्स एंड ब्लॉकिंग रूट्स। अब कंपनीज क्या स्टार्ट करती हैं, जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं उनके शिप्स जो उनको एक्सपोर्ट करने में या उनके रूट्स को फॉलोअप करने में हेल्प करते थे, उन शिप्स को डुबाने का काम करती है, या फिर जो उनके रूट्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे इस मैप के अंदर समझें तो क्या है, इंडिया से जब आपको यूरोप कोई चीज़ ले जानी है तो आपको सबसे पहले इंडियन ओशन को क्रॉस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट से जब आप आते हैं तो आपको ये वाला रूट फॉलोअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फॉलोअप करने के बाद पूरा सी रूट है, ठीक है, पूरी तरीके से सी रूट है। सी रूट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो चलेगी वो शिप्स चलेंगी, और शिप्स जो है वो ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और उसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सामान होता था किसी भी कंपनी का वो रखा जाता था। लेकिन अगर किसी कंपनी के थ्रू इन शिप्स को अगर पानी के अंदर डुबा दिया जाए या फिर उनको किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए तो उनके ट्रेड्स के अंदर जो है वो लॉसेस देखने को मिलेंगे। और यही सारी जो चीज़ें थी वो ये जो 4 मेजर कंपनीज थी वो एक दूसरे के लिए कर रही थी कि उनके रूट्स को ब्लॉक कर देती या फिर उनके शिप्स को डुबा दिया करती थी। ट्रेडिंग पोस्ट वर फोर्टिफाइड फॉर प्रोटेक्शन। अब जो ट्रेडिंग पोस्ट थी, यानी कि इंडिया में यहाँ से अगर ट्रेड किया जा रहा है, इस जगह से ट्रेड किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए आपके पास फोर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फोर्टिफिकेशन मतलब एक तरीके से घेराबंदी। घेराबंदी उस टाइम पे जो है वो किले बनाकर की जाती थी, यानी कि फोर्ट्स बना के की जाती थी। तो जब यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे या ईस्ट कोस्ट पे कोई भी कंपनी अपने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए काम कर रही है और जब वो किसी पोस्ट को फाइनल करती है कि यहाँ से जो है वो शिप्स इस रूट के थ्रू उनकी अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर जाएंगे, तो फिर वो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर देती ताकि कोई और कंपनी या फिर जो इंडिया के लोग थे वो उसको खराब नहीं कर सकते। ट्रेड टर्न इनटू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लोकल रूलर्स। अब जो ट्रेड था वो सिर्फ इन 4 कंपनीज के बीच में ही नहीं, जो पॉलिटिकल और कॉन्फ्लिक्ट्स का भी एक रीजन बनता है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन किनके साथ बनता है, जो यहाँ पे लोकल रूलर्स थे उनके साथ में। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम आए तो वो यहाँ पे हुगली रिवर के नियर आते हैं, और हुगली रिवर जो कि कोलकाता के अंदर है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, और वहाँ पे कौन किंग्स थे उस टाइम पे, नवाब्स थे, ठीक है। नवाब जो लोग थे वो वहाँ पे लीड करते थे। अब नवाब को भी प्रॉब्लम होगी कि कोई बाहर से एक कंपनी आती है जो यहाँ से अच्छी तरीके से ट्रेड करके अपना प्रॉफिट जमा रही है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे एंटर होती गई, ये सारी कंपनीज जिस तरीके से इंडिया के अंदर एंटर होती गई, उसके बाद जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी कहीं ना कहीं राइज होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन बंगाल। तो फर्स्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हुगली रिवर की नियर 1651 के अंदर सेटअप की गई थी। एक अभी हमने मैप में समझा कि जिस तरीके से इंडिया है यहाँ पे, ठीक है,
ये इंडिया का जो रीजन है उसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट, ठीक है, वेस्ट कोस्ट या फिर वेस्टर्न कोस्ट। और ये जो है वो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। और इन्हीं दोनों कोस्ट के ऊपर आपको सी रूट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब आप नदन साइड में जाएंगे तो आपको सी रूट्स नहीं देखने को मिलेंगे। और ट्रेड का पहला जो नियम है वो यही है कि अगर ट्रेड को आपको बड़ा करना है तो आपके पास जो एसेंशियल चीज़ है सी रूट्स वो होने ज़रूरी है। अगर आपके पास सी रूट्स नहीं है तो आप अपनी टेरिटरी के अंदर तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो पोर्टुगीज थे, जो डच थे, उनको इस सी रूट की ज़रूरत या नीड इसलिए पड़ी क्योंकि वो जब यहाँ पे सेट हुए, कोई यहाँ हुगली रिवर के पास सेट हुआ, तो उनको इस सी रूट की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उनको जो सामान था वो ले जाके यूरोप अपनी जो कंट्री है उनके अंदर सेल करना था, ना कि उनको इंडिया में सेल करना था। इंडिया से सिर्फ वो खरीद रहे थे कम प्राइस में और फिर इस रूट को फॉलोअप करके वो अपनी जो कंट्री है उसके अंदर जाके उसको हाई प्राइजेस के अंदर बेचते, जिससे उनके ट्रेड में प्रॉफिट होता गया। तो जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हुगली रिवर 1651 के अंदर बनी। तो ऐसा इसलिए किया गया, हुगली रिवर जो है वो ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, ठीक है। हुगली रिवर जो है वो कोलकाता के अंदर है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है इस तरफ, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कंपनी यूरोप से एंटर करती है और वेस्टर्न कोस्ट पे आती है तो यहाँ पे एक स्टेट आता है गोवा, ठीक है। और गोवा में जो लीड कर रहे थे उस टाइम पे वो थे पोर्टुगीज लोग, ठीक है। पोर्टुगीज लोग जो थे वो लीड कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स सीधा फर्स्ट टाइम ट्रेड के पर्पज से जब आएंगे इंडिया के अंदर और फर्स्ट टाइम आते ही उनको पोर्टुगीज से बैटल करना पड़ेगा, तो वो तो उनके ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा लॉस का कारण बन सकता है, जिस वजह से यूरोप के थ्रू जब वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करके इंडियन ओशन को क्रॉस करके जब आते हैं तो वो अपना सेटअप जो है वो यहाँ पे जमाते हैं, जो कि हुगली रिवर थी ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। और कंपनी जो है वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड करती है और 1696 के अंदर उसके आसपास एक फोर्ट को भी बना देती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी पोस्ट जहाँ से ट्रेड हो रहा है, जहाँ से व्यवसाय हो रहा है, उसको अगर आपको प्रोटेक्शन देनी है तो आपके पास एक फोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ में जो बंगाल का रीजन था वहाँ पे जमींदारी सिस्टम जो है उसके ऊपर अपने 3 गांवों को कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लेती है। लाइक जो जमींदारी सिस्टम था, यानी कि एक रूलर जो है वो इन सब के थ्रू किसी एक जगह पे अच्छी तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने ट्रेड को चला सकता है। तो वैसे ही जो जमींदारी राइट्स थे वो ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुके थे, और उसी के थ्रू जो 3 विलेजेस थे, ठीक है, कलकत्ता को एड करते हुए वहाँ पे ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे। लाइक जमींदारी सिस्टम को इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया और अपने रूल को, अपने ट्रेड्स को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब इशूड अ फरमान अलाउइंग ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर द कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी, एक तरीके से ट्रेड कर रही थी। ट्रेड जब करेगी तो किसी भी कंपनी का सीधा सा रूल होगा कि उनको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट कब कमाया जाएगा, जब वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या फिर रेवेन्यू के थ्रू या आपको किसी भी तरीके का टैक्स जो है वहाँ के रूलर्स उनको नहीं देना पड़ता। तो इसके लिए वो औरंगजेब की हेल्प लेते हैं 1696 के टाइम पीरियड में, और फिर औरंगजेब जो है वो एक फरमान इशू करते हैं। फरमान जो होता है वो एक तरीके का रॉयल ऑर्डर होता है, एक तरीके का रॉयल ऑर्डर है फरमान, जिसके थ्रू जो औरंगजेब है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड है वो करने के लिए परमिशन भी देता है, साथ ही जो ट्रेड है वो बिना टैक्सेशन के किया जाएगा, ये ऑर्डर भी पास कर लेता है। कंपनी ऑफिशियल रिफ्यूज टू पे ड्यूटीज ऑन प्राइवेट ट्रेड कॉजिंग ह्यूज रेवेन्यू लॉस टू बंगाल, ठीक है। अब जब इनको ये टैक्सेशन फ्री चीज़ें मिल गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कंपनी के ऑफिशियल्स जो हुए वो क्या करते हैं कि जो ड्यूटीज़ है या जो प्राइवेट ट्रेड है, ठीक है, उनके अंदर जो पार्टिसिपेट करने से या टैक्सेशन देने से या रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा जो वहाँ के लोकल रूलर्स हैं उनको देने के लिए मना कर देते हैं, जिसकी वजह से बंगाल जो है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, इसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है किंग है, किंग क्या कर रहे हैं, अपना रूल चला रहे हैं, और रूल चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इनके पास फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन कैसे अच्छी होंगी, पैसों की वजह से। पैसे कैसे आएंगे, टैक्स की वजह से।
और यही टैक्स जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो बंगाल है उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में लॉस हो रहा था। ठीक है, अब क्या होता है कि हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। अब ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे सामने आ रही थी, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे थे, टैक्सेशन सिस्टम में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी या टैक्स देने से मना कर रही थी, तो ये ट्रेड का जो आइडिया था वो अब धीरे धीरे जो है वो बैटल की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक व्यापार करने के हिसाब से जो कंपनी आई है वो इतनी तरीके से, इतने अच्छे से इन्वॉल्व हो चुकी है यहाँ पे कि वो अपना जो डोमिनेंस है वो जमाने लगी है। और डोमिनेंस जमाने की वजह से ना तो वो टैक्स दे रही है, टैक्स नहीं देने की वजह से जो वहाँ के लोकल रूलर्स हैं उनको क्या हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और रेवेन्यू लॉस होने की वजह से जो है वो एक तरीके का फाइनेंशियल या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रहा है, और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से एक बैटल हमारे सामने आता है। ठीक है, बंगाल के जो नवाब्स थे उन्होंने कंपनी के ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाए थे, जिसकी वजह से कंपनी को ये लगता था कि जो बंगाल के रूलर्स हैं या वहाँ के जो नवाब्स हैं, नवाब कहते थे उनको, जो नवाब्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि कंपनी को ट्रेड करने में थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो उन नवाब्स के थोड़ा सा अपोज में रहा करती थी। दे डिनाइड कंसेशंस एंड डिमांड हैवी ट्रिब्यूट्स। अब कंपनी क्या करेगी कि जब थोड़ा सा अपोज लग रहा है किसी कंपनी को कि ये जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर वो जो कंसेशंस और हैवी ट्रिब्यूट्स की जो डिमांड थी, लाइक टैक्सेशन सिस्टम हो गया या फिर कुछ गिफ्ट्स हो गए, ठीक है, या किसी तरीके की हेल्प हो गई, ताकि कंपनी जब ट्रेड कर रही है और जो उनको प्रॉफिट हो रहा है उसमें जो हेल्प है उसका कुछ हिस्सा जो है वहाँ के नवाब्स को भी मिले। लेकिन कंपनी इससे पूरी तरीके से मना कर चुकी थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, किन के बीच में, जो लोकल रूलर्स हैं उनके बीच में और कंपनी के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बैटल की तरफ जाता है। नवाब अक्यूज द कंपनी ऑफ अवॉइडिंग टैक्सेस एंड डिसरेस्पेक्टिंग अथॉरिटी। अब जो नवाब थे, जब कंपनी जो है उनके टैक्सेशन सिस्टम को और उनकी अथॉरिटी को डिसरेस्पेक्ट करती है या उसमें पार्टिसिपेट करने से मना करती है कि हम टैक्स नहीं देंगे, या जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं हम उनको नहीं मानते, तो फिर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है नवाब्स के बीच में और किसके बीच में, कंपनीज के बीच में। किसको लेके, टैक्सेशन सिस्टम को लेके। जब टैक्स को अवॉइड करते हैं या जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है उसको आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो जनरली आप दोनों के बीच में एक ऐसी कंडीशन आएगी जो आगे चल के एक बैटल को इंट्रोड्यूस करेगी। द कंपनी क्लेम्ड अनफेयर लोकल डिमांड्स हर्ट देयर ट्रेड। अब कंपनी की क्या डिमांड थी कि जो बंगाल के लोकल रूलर्स हैं उनकी जो अनफेयर डिमांड्स हैं, लाइक टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया, जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हैवी टैक्स इम्पोज कर लिया, ये सारी चीज़ें जो थी वो कंपनी के ट्रेड के अंदर कहीं ना कहीं लॉस का रीज़न बन सकती थी, और ये लॉस इनको चाहिए नहीं था, जिस वजह से कंपनी ये क्लेम करती है कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो अनफेयर हैं। ठीक है, और इसी वजह से उनके ट्रेड जो हैं उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान हो रहा है, उनका ट्रेड जो है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है। राइजिंग टेंशन इवेंचुअली लीड टू द बैटल ऑफ प्लासी। और इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते, टैक्स देने के चलते या अनलॉफुल अनफेयर लोकल डिमांड्स के चलते क्या होता है कि जो नवाब हैं बंगाल के और जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन क्रिएट होने का मतलब बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्या था? ठीक है, सिराजुद्दौला जो हैं वो नवाब बनते हैं, कहाँ के? बंगाल के। कब बनते हैं? 1756 के अंदर। और कंपनी जो थी उनको उनकी पावर से थोड़ा सा डर था, क्योंकि उस टाइम पे वो लोकल रीजनल लीडर हैं, ठीक है, और उनके पास वो सारी चीज़ें हैं, लाइक फाइनेंशियली चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनके पास अपनी एक आर्मी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उस रीजन से नॉन है, और नॉन रीजन से होने के कारण जो सिराजुद्दौला हैं उनको एक तरीके का प्रॉफिट भी है, ठीक है। लेकिन कंपनी को अपना ट्रेड जमाना है, कंपनी अभी बहुत अच्छी तरीके से जमी नहीं है, ठीक है, और अपने ट्रेड को चलाने, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उनको जो है वो यहाँ के नवाब से थोड़ा सा फियर था, डर था। द कंपनी सीक्रेटली बैक्ड हिज राइवल टू वीकन हिम। अब कंपनी क्या चाहती थी कि जो सिराजुद्दौला हैं उनका ही कोई राइवल, उनका ही कोई दुश्मन अगर ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से उनको कमज़ोर बना सकते हैं।
और इसी के चलते सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं, कासिम बाजार के ऊपर अटैक करते हैं और कलकत्ता जो है उसको अपने अंडर में ले लेते हैं। ठीक है। द कंपनी सेंट रॉबर्ट क्लाइव विथ फोर्स फ्रॉम मद्रास। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के ईस्ट वाले रीजन के अंदर चल रही होती हैं, लेकिन जब सिराजुद्दौला जो है वो कासिम बाजार के ऊपर अटैक करके अपने अंडर में कलकत्ता को ले लेते हैं, तो फिर जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या करती है, रॉबर्ट क्लाइव कौन, यहाँ मद्रास के अंदर जो लीडर थे कंपनी के आदमी, ठीक है, उनको यहाँ पे बेचती है और यहाँ पे बेच के ये जो बैटल ऑफ प्लासी चल रहा है उसको लीड करने का आदेश देती है। एट प्लासी 1757 मीर जफर बिट्रेड द नवाब बाय नॉट फाइटिंग। ठीक है, अब प्लासी के अंदर 1757 में प्लासी का जो युद्ध होता है उसके अंदर क्या होता है कि मीर जफर जो कि सिराजुद्दौला जो थे, जो जिनके बहुत ज़्यादा करीबी थे या जिनके नोन पर्सन थे, वही जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते हैं, ना कि यहाँ के नवाब की। और इसी वजह से जो नवाब हैं वो यहाँ पे हार जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो वो जीत जाती है। और इसी के चलते जो है वो प्लासी एक ऐसा टाइम था या एक ऐसी जगह थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली विक्ट्री को साइन करती है। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध होता है तो मीर जफर जो सिराजुद्दौला के नॉन पर्सन थे लेकिन जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करी थी, वो अब वहाँ के नवाब बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, मीर जफर। लेकिन कंपनी जो थी वो ट्रेड के अंदर बेनिफिट्स चाहती थी, रूल करना नहीं चाहती थी। मतलब कंपनी जो थी उनको अपने ट्रेड के अंदर प्रॉफिट करना था। जिस पर्पज से वो इंडिया के अंदर आए, हुगली के अंदर अपना पोस्ट बनाया है, अपना फोर्टिफिकेशन किया है, गांवों के अंदर जमींदारी सिस्टमों के इंट्रोड्यूस किया है, वो सारी चीज़ें जो थी वो कंपनी चाहती थी। कंपनी रूल करना नहीं चाहती थी अभी तक में। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पपेट नवाब डिड नॉट मीट कंपनी डिमांड्स। लेकिन जो कंपनी की डिमांड्स होती हैं, ठीक है, कंपनी को ऐसे लोग चाहिए थे जो कि पपेट बन के रहें। पपेट यानी कठपुतली। जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है अपना काम वो उस तरीके से करें, ना कि वो एक तरीके से रूल करें और ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर दें, जैसा कि पहले हो चुका था सिराजुद्दौला के टाइम पे। ठीक है, तो कंपनी ऐसे पपेट नवाब्स को चाहती थी जो कि कंपनी की डिमांड्स को पूरा कर सके। मीर जफर वाज रिमूव्ड और मीर कासिम इंस्टॉल्ड। ऐसा क्यों होता है कि मीर जफर को हटा दिया जाता है और मीर कासिम को इंस्टॉल किया जाता है? क्योंकि मीर जफर जब थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी हेल्प करी थी। ठीक है, लेकिन अब जो मीर जफर हैं वो भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता है कि ये भी हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, या ये भी जो रूल है वो ही कर रहे हैं, ना कि हमारी जो ट्रेड की बेनिफिट्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं, जिस वजह से वो इनको हटा देते हैं और फिर मीर कासिम एक नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करके वहाँ का नवाब बना देते हैं। ठीक है, मीर कासिम रेसिस्टेड एंड लॉस्ट एट बक्सर 1764। लेकिन जब मीर कासिम के साथ भी वही सारी प्रॉब्लम्स, सेम कंडीशंस जब ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है तो वो बक्सर के युद्ध में 1764 में उनको भी हरा देती है और फिर मीर जफर को जो है वो वापस इंट्रोड्यूस करती है एज अ नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन थे, सिराजुद्दौला थे, जिनकी हेल्प मीर जफर ने नहीं की। तो मीर जफर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीतती है तो मीर जफर को नवाब बना देती है। मीर जफर जब नवाब बनते हैं तो उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनको हटा करके मीर कासिम को इंट्रोड्यूस करती है एज अ नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन जब इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बक्सर के युद्ध में 1764 में मीर कासिम को हटा करके मीर जफर को वापस ले आती हैं। लेकिन मीर जफर को जब वापस लाया जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी जो सम्स होते हैं, टैक्स होता है, पैसा जो होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता है। इन 1765 कंपनी गॉट दीवानी ऑफ बंगाल। ठीक है, 1765 के अंदर क्या है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाती है। दीवानी यानी कि एक तरीके से अथॉरिटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए थी रूल करने के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए या टेरिटरी को मार्क्स करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी को 1765 के अंदर मिल जाती है। कंपनी यूज बंगाल रेवेन्यू टू फंड ट्रेड एंड आर्मी। अब कंपनी जो बंगाल का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, या तो टैक्स सिस्टम से होगा या फिर रेवेन्यू को कलेक्ट करने से होगा। अब रेवेन्यू कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो कंपनी उस टाइम पे कर रही थी। फिर ट्रेड से जो प्रॉफिट हो रहा है आपको
ट्रेड से जो प्रॉफिट हो रहा है उन सारी चीज़ों से क्या करती है, अपने ट्रेड के अंदर फंड करती है और रेवेन्यू को जनरेट करती है और अपनी आर्मी के ऊपर उन सारे पैसों को लगाती है, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि प्लासी का युद्ध वो देख चुके थे, और जब आने वाला टाइम है उनके अंदर अगर ऐसी कंडीशंस वापिस आती हैं तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक पावरफुल तरीके से उनके साथ लड़ाई कर सके। ठीक है, कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स और नवाब्स। ठीक है, कंपनी ऑफिशियल जो हैं अब उन्होंने कैसे स्टार्ट कर दिया, नवाबों की तरह रहना, यानी कि अब जैसे उनको दीवानी मिलनी स्टार्ट हो गई, तब जो ब्रिटिशर्स थे या कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एक तरीके से नवाब ही मान लिया और नवाबों की तरह ही रहना स्टार्ट कर दिया, और उन्हीं की तरह जो वो रूल कर रहे थे उस रूल को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। बंगाल के जो नवाब्स थे उनको लैंड और मनी देना पड़ता था, किनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि अब उनकी पावर जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने डोमिनेट कर लिया उन सबको। तो जो है बंगाल के नवाब्स थे उनको अपनी लैंड और मनी जो है वो किसको देनी पड़ती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। रॉबर्ट क्लाइव मेड अ ह्यूज पर्सनल फॉर्चून, और इन्हीं सब के चलते जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे वो भी अपना प्रॉफिट बना रहे थे। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना ट्रेड एक तो कंपनी के नाम से कर रही थी, और जैसे ही वो इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो गए थे तो वो अपने पर्सनल ट्रेड को भी चालू रख रही थी। ठीक है, अपने पर्सनल ट्रेड को भी स्टार्ट कर रही थी, और इसी पर्सनल ट्रेड से इंट्रोड्यूस होता है करप्शन, और करप्शन के थ्रू जो पर्सनल फॉर्चून है, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने भी एक पर्सनल फॉर्चून यानी कि बहुत करप्शन किया ट्रेड के नाम से, और बहुत ज़्यादा जब करप्शन हुआ तो बहुत अच्छा सा उन्होंने अपना जो सेटअप है वो इंडिया के अंदर जमा लिया, बहुत ज़्यादा पैसा जमा लिया, बहुत सारी बाउंड्रीज को अपने नाम कर लिया, क्योंकि अब उनको भी एक तरीके से लीडर बनना है। क्लाइव फेस करप्शन क्वेश्चन इन ब्रिटेन, लेकिन जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसके अंडर में काम कर रही है, ब्रिटेन के अंदर में। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर जब मीटिंग्स होती थी और ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती थी कि किस तरीके से ट्रेड है वो चल रहा है, तो उस टाइम पे जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चनिंग की गई थी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने भी अपने पर्सनल ट्रेड को थोड़ा सा ऊपर रखा था, बहुत ज़्यादा करप्शन किया था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, तो इन्हीं सब के चलते ब्रिटेन में उनसे क्वेश्चनिंग होती है इन सब चीज़ों को लेके, और फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद वो उस ऑफिस के अंदर जो मीटिंग्स होती है उनसे फ्री तो हो जाते हैं, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, लेकिन बाद में लेटर ऑन वो सुसाइड को अटेम्प्ट कर लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो अर्ली और बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन या तो उनको सूट नहीं कर रही थी, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था उन्होंने, तो कोई ना कोई ऐसे गांव लगे हुए थे, ठीक है, जिनके चलते वो बहुत ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं। लेकिन उसमें से सारे जो थे वो करप्ट नहीं थे, सब जो है अपना पर्सनल फॉर्चून इंक्रीज नहीं कर रहे थे। रिच रिटर्नीस वर मॉक्ड एज नबोब्स, ठीक है, और जब ये अमीर लोग बन के अपनी कंट्री के अंदर जाते, यानी कि यूरोप में जाते जब, तो वहाँ के लोग जो हैं वो इनको नबोब के बुलाते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपने आप को नवाब बना दिया था, या फिर वो इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते कि वो ही अब यहाँ के नवाब हैं। ठीक है, कंपनी रूल एक्सपेंड, कंपनी एक्सपेंड पावर थ्रू पॉलिटिक्स नॉट जस्ट वॉर। ठीक है, कंपनी जो थी वो सिर्फ लड़ाई करके अपनी पावर को आगे एक्सपेंड नहीं करना चाहती थी, जबकि वो ये काम पॉलिटिक्स के थ्रू कर रही थी। यानी कि पॉलिटिक्स कैसे, कि दो रूलर हैं अगर, तो उन दोनों के बीच में किसी एक की हेल्प करना, एक को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ठीक है, और फिर इसको अपने पपेट के तौर पे काम कराना, ठीक है, कठपुतली की तरह काम कराना, और फिर इससे इनको क्या फ़ायदा होगा, अपने ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा होगा, और यही जो है वो कंपनी का रूल एक्सपेंड करने का एक तरीका था। रेसिडेंट वर प्लेस टू कंट्रोल इंडियन स्टेट्स, ठीक है, जो बाहर से, जो उनकी खुद की कंट्री है, वहाँ से रेजिडेंट्स को बुलाया जाता था, मतलब कि वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाया जाता था, और जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके अंदर उनको प्लेस किया जाता है। प्लेस करने का मतलब कि एक स्टेट है, वहाँ पे कुछ वहाँ यूरोप के पर्सन आएंगे जो इंडियन स्टेट्स में आएंगे,
और फिर वहाँ पे रूल करेंगे, जिससे जो है वो कंपनी ग्रो करेगी और फिर उनका जो ट्रेडिंग का बिजनेस है या जो उनका टेरिटरी को अपना बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएँ। कंपनी डिसाइडेड सक्सेशन एंड की पोस्ट सॉरी। ठीक है, अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि एक तो सक्सेशन करना यानी कि अगर इंडिया है, उसकी कोई टेरिटरी है, तो इसको सक्सीड कर लो और इसको अपना बना लो पूरी तरीके से। और फिर अगर यहाँ पे कोई की पोस्ट है, जैसे कि इंडिया है, उसका वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट में अगर ये कोई इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ है और बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, आपको कॉटन मिल जाएगा, सिल्क मिल जाएगा, तो इन पोस्ट को कवर कर लो। और इसी तरीके से जो कंपनी थी वो अपने जो रूल्स थे, अपने जो रेगुलेशंस थी, अपनी जो टेरिटरी थी, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको एक्सपेंड कर रही थी। ठीक है, सब्सिडरी अलाइन स्टॉप रूलर्स फ्रॉम कीपिंग आर्मीज। अब कुछ क्या होता है, कई बार गठबंधन हो जाता है, तो गठबंधन किन लोगों के बीच में हो गया, जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो पावरफुल हैं हमसे थोड़े से ज़्यादा, और वो पावरफुल हैं तो वो डोमिनेट करेंगे तो उनकी अलाइंसेस को हमको मानना पड़ेगा। और जब ये अलाइंसेस वो मानेंगे तो उसी के साथ वो क्या करते थे कि जो रूलर्स थे उनको अपनी आर्मी रखने से मना करते थे। ठीक है, यानी कि अब आर्मी जो है वो किसी रूलर के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करेगी, क्योंकि अब वो अपना डोमिनेंस जमा रहे हैं। रूलर्स हैड टू पे फॉर कंपनी ट्रूप्स। अब रूलर्स जो हैं अगर उनको किसी तरीके से आर्मी चाहिए या वो आर्मी चाहते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उनको कंपनी के ट्रूप्स को पैसा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर वो ऐसा नहीं करते तो सब्सिडरी अलाइंसेस की वजह से जो है वो आपके पास ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप आर्मी को रख सकते हैं। ऐसा जो है ब्रिटिशर्स ने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सपेंड करने के टाइम पे सारी जो चीज़ें थी या शर्तें थी वो रूलर्स के सामने रखी थी। नॉन पेमेंट लीड टू लॉस ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अब जब आप इन ट्रूप्स को रखना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी जो टेरिटरी है वो हमारी हो जाएगी। ये सीधी तरीके से एक्सपेंशन का एक तरीका है। ठीक है, तो कंपनी नॉन पेमेंट लीड टू लॉस ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर आप पैसा नहीं दे पाते तो फिर आपकी जो टेरिटरी है वो हमारी हो जाएगी। और ये टेरिटरी में एग्जाम्पल के तौर पे अवध और हैदराबाद हम देख सकते हैं, जो कि उस टाइम पे शायद वो पेमेंट करने में सही तरीके से सिक्योर नहीं हो पाई होंगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसकी वजह से उनकी टेरिटरी जो है वो सीधे तौर से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाती है। अब जो है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, आपके लास्ट में मैच द कॉलम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों बोला जाता है? ठीक है, जो मैसूर था वो उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं और अपने ट्रेड को, अपने डोमिनेंस को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, उस टाइम पे जो मैसूर है वो एक अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेट के तौर पे था। कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे वो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखे हुए थे। ठीक है, मैसूर कंट्रोल की मालाबार कोस्ट ट्रेड। अब मालाबार कोस्ट क्या है? जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया के अंदर यहाँ का जो रीजन है केरला, ठीक है, केरला, केरला के पास अपनी सी बाउंड्री, मतलब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये समुद्र आ जाएगा, और इस समुद्र जो है ये वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट, इसी को बोला जाता है मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट जो था वो इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि यहाँ से ट्रेड किया जाता था। ठीक है, और वही ट्रेड जो था वो मैसूर में कौन हैंडल कर रहा था? टीपू सुल्तान या हैदर अली जो थे उसको हैंडल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि जो भी पावर थी वो अभी इन दोनों के पास थी। टीपू ब्लॉक्ड एक्सपोर्ट ऑफ पेपर, कार्डमम एंड सैंडलवुड। अब यहाँ से एक्सपोर्ट क्या किया जाता था? तो सबसे पहले पेपर, काली मिर्च को एक्सपोर्ट किया जाता था, कार्डमम, ठीक है, और सैंडलवुड जो चंदन है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। कार्डमम यानी कि इलायची को एक्सपोर्ट किया जाता था, पेपर यानी कि जो काली मिर्च है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये जो एक्सपोर्ट करने के तरीके थे उनको टीपू ने ब्लॉक कर दिया था या ब्लॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि अभी जो मैसूर है यानी कि ये वाला जो पार्ट है उस पर कंट्रोल किसका था? टीपू सुल्तान और हैदर अली का। ठीक है, ही बैंड लोकल ट्रेडर्स फ्रॉम डीलिंग विद द कंपनी। और उसने क्या किया कि इन सबको अपने कंट्रोल के अंदर रखने के लिए जो लोकल ट्रेडर्स थे, यानी कि जो छोटे स्केल पे अपना बिजनेस चला रहे थे या ट्रेड कर रहे थे, उनको कंपनी के साथ डील करने से मना कर दिया या पूरी तरीके से बैन कर दिया। टीपू अलाइड विद द फ्रेंच एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी।
टीपू ने क्या किया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी इंडिया के अंदर, तब टीपू ने फ्रेंच के साथ में अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। यानी कि अगर किसी भी तरीके का कोई बैटल होता है तो उसके पास अपनी आर्मी ऐसी होनी चाहिए कि वो मॉडर्नाइज तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं या कोई और कंपनी है उनके साथ में लड़ाई कर सके। ब्रिटिशर फोर्ट 4 वार्स विथ मैसूर टू क्रश इट्स पावर। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को डोमिनेट करना है। ठीक है, डोमिनेट करने का मतलब कि ब्रिटिशर्स को सिर्फ ईस्ट टेरिटरी के अंदर नहीं रहना है, हुगली रिवर के पास, उनको यहाँ भी एरिया चाहिए, यहाँ भी एरिया चाहिए, और पूरी तरीके से उनको ग्रो करना था। ठीक है, और इसी को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पे मैसूर वाला पार्ट, यानी कि ईस्ट रूट को भी कैप्चर करना है। लेकिन ईस्ट रूट को अभी कंट्रोल कौन कर रहा है, टीपू सुल्तान और हैदर अली कर रहे हैं। ठीक है, और लोकल ट्रेडर्स भी उनके साथ डील नहीं कर रहे हैं, फ्रेंच के साथ उसने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर लिया। तो इन सब के चलते ब्रिटिशर्स को जो है 4 बार लड़ाई करनी पड़ी टीपू सुल्तान से उस मैसूर को कंट्रोल करने के लिए। और फिर क्या होता है कि 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और मैसूर जो है वो सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बन जाता है। सब्सिडरी अलायंस यानी कि अब जो है वो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से कहेंगे या जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पे चलेंगे। कहाँ पे, मैसूर के अंदर, जो अब तक टीपू सुल्तान और हैदर अली की वजह से नहीं चल रहे थे, वो अब सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, फिर वार विद द मराठास। ठीक है, सिंपल सा एक इंडिया का मैप समझते हैं अपन इस तरीके से। ब्रिटिशर सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हुगली रिवर के पास। ठीक है, हुगली रिवर, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स आते हैं। कौन आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशर्स आते हैं, साथ में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कैप्चर किया होता है मराठास ने, यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मराठास हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाती है दिल्ली जो कि कैपिटल है हमारी, और उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर थी दिल्ली के पास में, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो वार विद द मराठास। अब यहाँ पे क्या होता है, 1761 के अंदर जो मराठास हैं वो सेवरल रीजनल डायनेस्टीज के अंदर बढ़ जाते हैं, जैसे होलकर हो गए, सिंधिया हो गए। ठीक है, इस तरीके से इनकी अलग अलग डायनेस्टीज होती हैं, उनके अंदर जो मराठा हैं वो फाइट करते हैं किसी भी कंडीशंस के अंदर, लेकिन जो उनको लीड करते हैं वो पेशवा करते हैं, यानी कि जो उनका लीडर होगा वो पेशवा कहलाएगा। लीड द मराठा कन्फेडरेसी फ्रॉम पुणे। और कहाँ से लीड करते थे, यानी कि कैपिटल क्या थी उनकी, तो उनकी कैपिटल जो थी वो पुणे थी। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए आपके पास, उस स्ट्रॉन्ग सेंटर में से आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो क्या था कि अलग अलग रीजनल डायनेस्टीज तो हैं, लेकिन लीड कौन करेगा, पेशवास करेंगे। पेशवा कहाँ से करेंगे, तो पुणे से करेंगे, क्योंकि पुणे जो है वो उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट रीजन था, आज के टाइम पे भी है, और उस टाइम पे एज अ कैपिटल भी काम कर चुका था मराठास के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वार 1782 के अंदर लड़ा गया ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में, लेकिन उसका कोई क्लियर विनर नहीं निकला। हो सकता है कोई अलायंस हो गई होगी, कोई संधि हो गई होगी, या फिर कोई सही से रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि कौन जीता कौन हारा ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पे एग्जैक्ट विनर हम नहीं बता सकते कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन फिर सेकंड वॉर होता है 1803-1805 के अंदर, और ये जो है वो ब्रिटिश को दिल्ली और उड़ीसा जैसे जो मेजर स्टेट्स थे, कैपिटल्स थी, या जो टेरिटोरियल रीजन्स थे वो दिला देता है। कब, 1803 टू 1805 का जो आपका ईयर था, उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो जब लड़ाई लड़ते हैं तो उनको दिल्ली और उड़ीसा जैसे जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा जैसे जो स्टेट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड वॉर होता है 1817 टू 1819, एंडेड मराठा पावर कंप्लीटली। और इसमें क्या होता है कि मराठास की जो पावर है वो कंप्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाती है, यानी कि आर्मी खत्म हो जाती है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनके पास अपनी पावर नहीं बचती है। तो ऐसे बहुत सारे मेजर रीजन्स होने की वजह से 1817 से 1819 के बीच में जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो मराठा को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर देते हैं या फिर हरा देते हैं, और इस वजह से जो है वो मराठा पावर भी कहीं ना कहीं इन ईयर के बाद 1817 टू 1819 के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। अब जो हैं ब्रिटिशर्स
पूरी तरीके से डोमिनेट हो चुके हैं। उनके पास मेजर कैपिटल, मेजर टेरिटोरियल रीजन्स आ गए हैं, उनके पास ऐसे सारी पोस्ट्स हैं जिनसे वो अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को नवाब्स बना दिया है, ठीक है। उनके पास फाइनेंशियल इकोनॉमिकल रिसोर्सेज अच्छे हैं, उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से 1800 के अंदर क्या करते हैं कि कंपनी जो है वो एक अग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो करती है। एग्रेसिव कंपेन एक्सपेंशन पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से अगर आपको कहा जाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप उसे वो दे दें, तो ये सीधा सा आपके बीच में एक अलायंस का पार्ट हो गया कि किसी ने आपसे कुछ चीज़ मांगी और आपने उसे दे दी। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो आपने एक अग्रेसिव तरीका अपनाया, ठीक है। अग्रेसिव तरीके में हो सकता है कि आप लड़ाई लड़ लेंगे या उसे नुकसान पहुंचा के वो चीज़ हासिल कर लेंगे। तो 1800 का जो टाइम पीरियड था उसमें अब कंपनी जो थी वो इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी को जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता, मतलब ब्रिटिश सर्वोच्चता को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। एनी इंडियन स्टेट कुड बी एनेक्स इफ द कंपनी फेल्ट थ्रेटेड। अब एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी क्या थी कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता है कि कोई भी कंपनी के लिए या कोई भी इंडियन स्टेट जो है वो कंपनी के लिए थ्रेट है, थोड़ा सा उसके लिए हानिकारक है, या हो सकता है कि आगे चल के वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, उस इंडियन स्टेट को एनेक्स कर लेगी, यानी कि उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेगी। रानी चन्नम्मा एंड ड्रायना स्ट्रांगली रेसिस्टेड ब्रिटिश एनेक्शंस ऑफ किटूर। अब किटूर के अंदर ऐसी कंडीशंस हुई होंगी जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो रानी चन्नम्मा है और जो रायना है वो इसका खुलकर और बहुत स्ट्रांगली उसका विरोध करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, किटूर के अंदर। ब्रिटिश फॉर्ट अफगानिस्तान 1838 टू 42 टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के साथ साथ, उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो इंडिया का जो ये वाला, ठीक है, ये है, और इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, और ये अफगानिस्तान यहाँ पे, इस अफगानिस्तान यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है वो भी 1838 से 42 तक में, यानी कि नॉर्थ और जो वेस्ट है, यानी कि ये वाला रीजन भी जो है अब वो ब्रिटिशर्स इसमें भी इंटरेस्टेड हो गए थे, और इसको किसी न किसी तरीके से एनेक्स करके उनको अपने कब्जे में लेने के लिए उन्होंने अग्रेसिव पॉलिसीज़ को अपनाया, या जो भी चीज़ें वो कर सकते थे, लड़ाई कर सकते थे या किसी के साथ अलायंस कर सकते थे, वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करके ये चीज़ें भी कैप्चर कर ली, ठीक है। आफ्टर 2 वार्स विद द सिख, पंजाब वाज एनेक्स इन 1849। अब पंजाब जो था वो भी 1849 के अंदर 2 वार के बाद में, ठीक है, 2 वार तक सिख जो लोग थे उनके साथ में 2 वार्स हुई, यानी कि 2 लड़ाइयाँ हुई, और उसी के बाद में 1849 तक क्या किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पंजाब को भी अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि अब उनका जो लक्ष्य था वो नॉर्थ और वेस्ट पे था। फिर आती है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, जैसे डलहौजी है, डलहौजी ने क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसी स्टेट को एनेक्स करने के लिए इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई स्टेट है जिसके अंदर मेल हेयर नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई राजा नहीं है, और राजा नहीं है तो फिर कंपनी क्या करेगी, उस स्टेट को बिना किसी परमिशन के अपने अंडर में ले लेगी, ठीक है। और सतारा, नागपुर और झांसी जो है वो मेजर ऐसे रीजन थे जहाँ पे कोई मेल राजा नहीं था, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अगर कोई मेल राजा नहीं है वहाँ पे, तो फिर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने अंडर में ले लेगी। अवध वाज एनेक्स इन 1856। अवध जो होता है वो 1856 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने अंडर में ले लेती है, और क्लेमिंग मिसरूल अवध एनेक्सेशन हेल्प स्पार्क द 1857 रिवॉल्ट। अब 1856 के अंदर जब अवध को अग्रेसिवली एक्सपेंशन पॉलिसीज के थ्रू या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में लेती है, तो 1856 के बाद जो मेजर एक ईयर आता है 1857, ठीक है, कौन सा ईयर आता है, 1857, और 1857 हमको पता है 1857 में क्या हुआ था, एक मेजर रिवॉल्ट हुआ था। रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 10th ऑफ मई 1857 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से चालू हुआ था, मेरठ से चालू हुआ था। मेरठ कहाँ पे आता है, यूपी के अंदर आता है। अवध कहाँ पे आता है, यूपी के अंदर आता है।
तो अवध का जो एनेक्सेशन था जो कि 1856 के अंदर हुआ था, जो कि बहुत बड़ा रीजन बनता है 1857 जैसे रिवॉल्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब मेजरली हमारे पास तीन इंडियन यहाँ पे तीन इंडिया की मैप्स की फोटो हैं जिसमें हम समझेंगे कि ये हमको क्या बताता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मैप है वो आपको बताता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो ये येलो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला जो येलो पार्ट है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्टिंग में आई तो उनके पास ये वाला एरिया था ट्रेड करने के लिए। थोड़ा सा ये हैदराबाद के पास वाला एरिया था, ठीक है, थोड़ा मैसूर के पास वाला और थोड़ा सा ये वेस्टर्न कोस्ट के पास वाला, जब वो फर्स्ट टाइम आई थी। लेकिन धीरे धीरे एक सेकंड फेज आता है जब इतनी जगह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इतनी चीज़ों को अपने अंडर में ले लेती है, लाइक मिडल भी ले लेती है, ये वेस्टर्न कोस्ट का ईस्टर्न कोस्ट का मेजर पार्ट जो है वो भी अपने अंडर में ले लेती है, और साथ ही में जो ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है दिल्ली वगैरह, यूपी लखनऊ बनारस हो गया, फिर एक कलकत्ता वाला जहाँ पे वो स्टार्टिंग में आए थे, इन सबको भी अपने अंडर में ले लेती है। एंड मेजरली लास्ट जो है वो अब ये लाहौर अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन नहीं हुआ था तो ये इस पार्ट को, ये पूरा जो स्टेट है, ये पूरा जो स्टेट है, इन सबको अपने अंडर में ले लेती है। लेकिन ये यही बता रहा है कि जब स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर तो कितने छोटे पार्ट से वो अपने ट्रेड को चला रही थी, लेकिन जैसे जैसे उनका डोमिनेंस बढ़ता गया या उनकी जो ट्रेड की पॉलिसी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पॉलिटिकल अफेयर्स बढ़ते गए, उस टाइम के बाद इंडिया की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे लार्जली जो पार्ट है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, और जो इंडियंस थे उनके साथ में, या उनका जो रूल्स था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी जो ट्रेडिशन थी, आर्ट एंड कल्चर थी, वो सभी ना कहीं डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही थी। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, वॉरेन हॉस्टिंग्स आते हैं और वो क्या करते हैं 1773 से 1785 में बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, इंडिया के अंदर पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 टू 1785। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ब्रिटिश इंडिया जो है वो अब जो है वो तीन प्रेसिडेंसीज के अंदर जो है वो डिवाइडेड हो गया था। लाइक सबसे पहले तो वो बंगाल वाले रीजन में आए थे तो बंगाल हो गया, फिर बॉम्बे हो गया और फिर मद्रास हो गया। लाइक मेजरली अगर ये इंडिया है हमारा तो सबसे पहले उन्होंने इसको कैप्चर किया, फिर बॉम्बे वाले रीजन को कैप्चर किया और फिर मद्रास वाला जो रीजन है ये यहाँ पे इसको कैप्चर किया। यानी कि अब जो है वो यहाँ पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो राज होगा। ठीक है, तो प्रोविंसेस और या प्रेसिडेंसीज जहाँ से बहुत अच्छी तरीके से रूल किया जा सके, तो रूल बंगाल से किया जा सकता था, बॉम्बे से और मद्रास से किया जा सकता था। न्यू जस्टिस सिस्टम 1772 ईच डिस्ट्रिक्ट गॉट अ सिविल एंड क्रिमिनल कोड। अब उन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से अपने डोमिनेंस को सेट किया तो उसी तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेट किया। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सेट करने के साथ ही 1772 के अंदर वो क्या करते हैं, एक तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिविल और एक क्रिमिनल कोर्ट और एक जस्टिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उन क्रिमिनल कोर्ट और जो जस्टिस सिस्टम था, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट के अंदर जो हिंदू मुस्लिम थे वो उन सारे लॉज को पढ़ करके उन यूरोपियन जजेस की हेल्प करते थे। लाइक सिस्टम क्या था, एक काजी होते थे जो कि एक जज का काम करते थे, जैसे कि अभी प्रेजेंट के टाइम पे हम जज बोलते हैं, वैसे उस टाइम पे काजी बोला जाता था। मुफ्ती क्या होता था, अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे जो काजी जिस रूल को या लॉ को लेके आ रहे हैं उसको आगे एक्सपाउंड करने का काम या उस कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम, ठीक है, वो सारा जो काम था वो एक मुफ्ती का हुआ था। और इम्पीचमेंट यानी कि अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड, मतलब कि जैसा हमने पढ़ा था कि कोई ब्रिटिश ऑफिशियल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड करता है और अपने पर्सनल प्रॉफिट को बनाता है तो फिर उसको हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि इंग्लैंड के अंदर एक अपर हाउस है, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा होता है, उसी तरीके से जो अपर हाउस है इंग्लैंड की प्रेसिडेंसीज के अंदर, उनके अंदर इम्पीचमेंट लाया जाता था उन व्यक्तियों के खिलाफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट 1773 एंड सदर निजामत अदालत वर सेट अप इन कलकत्ता। ठीक है, 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और सदर निजामत अदालत जो है वो कलकत्ता के अंदर सेटअप की जाती है। साथ ही जो कलेक्टर होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि कलेक्टर आज के टाइम पे हम जिनको डीएम बोलते हैं,
ठीक है, या कलेक्टर बोलते हैं, वो उस टाइम पे भी रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल और ऑथोराइज पोस्ट होती थी, जिनको नए एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब कंपनी आर्मी क्या करती है कि मुगल की जो आर्मी थी वो लार्जली कैवेलरी और फुट सोल्जर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। ठीक है, लेकिन सक्सेसर स्टेट्स क्या करते हैं कि उनको सोल्जर्स, यानी कि क्या होता है, कंपनी का जो रूल होता है या कंपनी की जो आर्मी होती है वो लार्जली कैवेलरी यानी कि घुड़सवार और जो फुट सोल्जर्स हैं उन पे डिपेंडेंट होती है, ताकि अंदर की जो टेरिटोरियल जो आपकी लड़ाइयाँ हैं वो आप इन दो चीज़ों से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसर स्टेट्स जैसे कि क्या करते हैं, सक्सेसर्स क्या करते हैं, पीजेंट्स जो हैं उनको एज अ सोल्जर की तरह ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी कॉपीड दिस सिस्टम टू फॉर्म द सेप्योर आर्मी। ठीक है, न्यू वेपन्स रिड्यूस कैवेलरी इंपॉर्टेंस, इन्फेंट्री बिकम मोर इम्पोर्टेंट। अब क्या होता है कि आप पूरी तरीके से इंडिया की इन बाउंड्री के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जमा चुके हैं, आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया के इन पूरे वास्ट एरिया के अंदर फैल चुके हैं। अब यहाँ पे अगर किसी तरीके का एक बैटल होता है, ठीक है, एक तरीके का एक बैटल होता है, तो उसको लड़ने के लिए आपको कैवेलरी और फुट सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो पीजेंट्स को एज अ सोल्जर्स ट्रीट करते थे, और कंपनी जो थी वो इस सिस्टम को यहाँ पे जो सिप्योर आर्मी थी, जो पहले से डिपोटेड आर्मी थी, जो यहाँ पे ये सारे बैटल्स को लड़ा करती थी, उनके थ्रू सीखती है और देन फिर उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नए हथियार आते गए तो ये जो कैवेलरी थी यानी कि घुड़सवार जो थे या जो फुट सोल्जर थे उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती गई। इन्फेंट्री बिकम मोर इम्पोर्टेंट, इन्फेंट्री यानी कि बंदूकें हैं या तोप है, ठीक है, इस तरीके के जो मॉडर्न जो आपके पास हथियार हैं वो थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लग गए थे, और ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे इन टेरिटरीज के अंदर, ताकि अगर अंदर कोई बैटल लड़ा जाए तो आने वाले टाइम पे अगर कोई बैटल होता है किसी रूलर के साथ में या लोगों के साथ में, 1857 जैसा रिवॉल्ट हो गया, तो ब्रिटिशर्स के पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उस युद्ध में उनको जीतने में मदद करें। ब्रिटिश इन्फोर्स स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जिस तरीके से यूरोपियन ट्रेनिंग होती थी वैसे ही ट्रेनिंग इंडिया के अंदर जो सोल्जर्स को बनाया जा रहा था, यानी कि जो पीजेंट थे, जो कॉमन मैन्स थे, उनको जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो वो जो ब्रिटिशर्स थे वो यूरोपियन स्टाइल की जो ट्रेनिंग थी उनको स्ट्रिक्टली तरीके से उन्होंने उन लोगों पे इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, और इग्नोरिंग कास्ट रिलीजन कोस्ट सिप्योर रिसेंटमेंट। और क्या किया कि जो कास्ट और रिलीजन था उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, और इम्पोर्टेंस नहीं देने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि जो 15 नेटिव इन्फेक्ट्री थी, 15 नेटिव इन्फेक्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है, कहाँ पे पढ़ी है, 1857 के रिवॉल्ट के अंदर। ठीक है, जहाँ पे जो हथियार बनाए जाते थे उसमें काऊ और पिग का फैट यूज़ किया जाता था, जिसको माउथ से ओपन करना पड़ता था, और यही जो है वो रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। और फिर जो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा 1857 के जो रिवॉल्ट हैं वो हमारे सामने इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने कास्ट और रिलीजन को इस कंपनी आर्मी के अंदर जब डिप्लॉय किया तो वो बहुत ज़्यादा इतने सीरियस नहीं थे, कई बार उनको नज़रअंदाज कर लेते थे कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे, लेकिन जो अंदर ही अंदर रिबेल था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब लास्टली चैप्टर के एंड में हम कंक्लूजन को समझते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें थी और हमने अब तक में क्या पढ़ा। द कंपनी चेंज फ्रॉम ट्रेडर्स टू टेरिटोरियल रूलर्स। कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने आई थी, ट्रेड करने आई थी, तो कंपनी का मेजर पार्ट जो था वो क्या था, ट्रेड करना था। ट्रेड कहाँ पे करना था, इंडिया के अंदर करना था। ठीक है, इंडिया के अंदर ट्रेड करना था। इंडिया के अंदर क्या चीज़ें ट्रेड करती थी कंपनी, कॉटन को ट्रेड करती थी, ठीक है, उसी के साथ में सिल्क को ट्रेड करती थी, उसी के साथ में स्पाइसेस को ट्रेड करती थी, और इन सबको यहाँ पे लो प्राइस के अंदर खरीद के अपनी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करती थी। ठीक है, एक्सपोर्ट करती थी, और एक्सपोर्ट करने के बाद इसको हाई प्राइस पे सेल कर देती थी। हाई प्राइस पे क्या कर देती थी, सेल कर देती थी, जिससे इनको इस ट्रेड के अंदर फायदा मिलता था। लेकिन अब ये जो ट्रेडर्स बन के आए थे उन्होंने टेरिटोरियल रूलर्स बनने का काम कर दिया।
यानी कि अपनी आर्मी बना ली, प्लासी के युद्ध में जो नवाब थे उनको हरा दिया, तो ये सारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लागू कर दिया, ठीक है। फिर जो पीजेंट्स थे, कॉमन मैन से, उनको अपनी आर्मी के अंदर डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रेडर्स जो थे वो अब टेरिटोरियल रूलर्स बन चुके थे। स्टीम शिप रिड्यूस ट्रैवल टाइम फ्रॉम 6-8 मंथ टू 3 वीक्स। अब जो है इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, और जो यूरोप से यहाँ से कोई अगर आ रहा है तो स्टीम शिप जो थी, यानी कि भाप वाली जो जहाजें थी, उन्होंने एक तो टाइम को रिड्यूस कर दिया। कितना टाइम रिड्यूस किया? 6 से 8 महीने। जब यहाँ यूरोप से किसी कंपनी को इंडिया में आने के लिए 6 से 8 महीने का जो टाइम लगता था, वो अब टाइम सिर्फ कितना लगने लग गया? 3 वीक्स का। 3 वीक्स का, यानी कि 21 दिन में अब वो इस भाप वाली जो जहाज है उससे यूरोप से इंडिया पे पहुंच सकते हैं। तो अब जो पहुंच सकते हैं इतना जल्दी, तो वो अपने जो लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाएंगे, उनकी पोस्ट पे उनको प्रैक्टिसेस करवाएंगे, और इन सारी चीज़ों के चलते क्या होगा कि जो पावर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो और बढ़ती जाएगी। मोर ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड फैमिली स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, और इन्हीं सब के चलते जो टाइम लिमिट कम हुई, उन्हीं सब के चलते जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे या उनकी जो फैमिलीज थी वो और ज़्यादा इंडिया के अंदर आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। बाय 1857, 1857 के टाइम पे कंपनी ने 63% ऑफ इंडिया को रूल कर लिया था, और मेजरली जो 78% पॉपुलेशन है वो अब तक उनके अंडर में काम कर रही थी या उनके ऊपर अपना अधिकार सेटअप कर लिया था। थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल इट डोमिनेट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस इनडायरेक्ट कंट्रोल के पर्पस से, इस ट्रेड से, टेरिटोरियल रूलर्स की वजह से, रूलर्स बनने तक में उन्होंने क्या किया था? इंडिया को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया था, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर बन के इंडिया में आए थे, फिर उन्होंने एक चार्टर को साइन कराया था, फिर उन्होंने किस तरीके से इंडिया में ट्रेड किया, कितनी फाइट्स लड़ी, बक्सर का युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध लड़ा, फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से सेटअप किया, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट हम कंक्लूजन में हम पढ़ते हैं कि जो उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेंस सेट कर लिया था। डोमिनेंस सेट इसलिए किया था क्योंकि ट्रेड से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला था। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जब आपके पास है, जब आपके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, तो ये सारी चीज़ें आपको डोमिनेट करने के लिए किसी एक टेरिटरी को हेल्प करती हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड के पर्पज से इंडिया में आए थे और टेरिटोरियल पे उन्होंने अपना पूरा डोमिनेंस क्रिएट किया। थैंक यू, आई होप यू लाइक द क्लास।